डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर में जितने भी द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं, आप सभी का स्वागत है। और विगत काफ़ी समय शिक्षा पे चर्चा हो रही है और संभवतः आज ये लास्ट होगा शिक्षा पे। उसके बाद फिर प्रारंभिक शिक्षा और उस पर अन्य चीज़ों पे चर्चा होगी। तो जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, साधारण उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, इन पे जो चर्चाएं हुई हैं, जैसे शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, आर्थिक विकास का उद्देश्य इत्यादि तमाम चीज़ें। महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा ऐसी हो जो बेरोजगारी के विरुद्ध बीमे का कार्य करे। तो बीमे का कार्य करने से आशा है कि जब आप शिक्षित हो जाएं तो फिर आप बेरोजगार न रहें और अपने आप को कुछ न कुछ कार्य करने के लिए तैयार रहें। इसी प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तमाम जो कमीशन समय समय पर बने हैं, उन्होंने अनुशंसाएँ की हैं। वो चाहे कोठारी आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, उच्च शिक्षा आयोग हो, तमाम आयोग हैं, उन्होंने अनुशंसाएँ की। इस पर आगे चर्चा होगी। अब ऐसे तमाम कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं? तो शिक्षा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा सत्य हो। देश, काल एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहते हैं। जैसे जो शिक्षा आज है, आज के 20 वर्ष पहले नहीं रही होगी। जो शिक्षा भारत में है वो अमेरिका में नहीं होगी, वहाँ उद्देश्य दूसरे हैं। परिस्थितियाँ भी इसी प्रकार से बदलती रहती हैं। तो इनका जो निर्धारण है समय विशेष की आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर ही निर्धारित होता है। अब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं? तो उसमें सबसे पहला है दर्शन। दर्शन क्या है आप जानते हैं, दृश्यते ईद दर्शनम और दृश्यते अनेन ईद दर्शनम। तो जिसको हम देखते हैं, जो हमारे अंतर्निहित सोच है, वही दर्शन है। शिक्षा के उद्देश्यों पर दर्शन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे आप दर्शन में प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे जहाँ प्रकृतिवादी आत्म अभिव्यक्ति को सबसे प्रमुख मानते हैं, व्यक्तित्व का विकास, प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण करना, समन्वय करना। वहीं आदर्शवाद के अनुसार चरित्र निर्माण, आत्म अनुभूत और आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास सबसे प्रमुख है। इस प्रकार से दर्शन शिक्षा को, इसी प्रकार से प्रयोजनवाद और यथार्थवाद भी। तो जितने भी दर्शन हैं, दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। दूसरा है जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी। हर व्यक्ति का जो लाइफ स्टाइल है वो अलग अलग होता है। तो समाज में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन जो जीने का ढंग है उससे भी शिक्षा प्रभावित होती है। राजनीतिक विचारधारा है, आप जानते हैं, सामाजिक विचारधारा है। जो समाज की दशाएं हैं उनका शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दशाएं हैं, तकनीकी उन्नति है और प्राकृतिक दशाएं, ये सभी शिक्षा के ऐसे कारक हैं जो शिक्षा को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। अब आगे शिक्षा के प्रकार, टाइप ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा क्योंकि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहती है। बालक अपने वातावरण में हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, कभी भी सीखना बंद नहीं होता है। शैशवावस्था से लेकर के और आखिरी सांस तक व्यक्ति सीखता रहता है। कभी सीखना तेज या धीरे हो सकता है, लेकिन सीखना बंद नहीं हो सकता है। तो सीखना क्या है, कहाँ सीखा जाए, कैसे सीखा जाए, कितना सीखा जाए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें शिक्षा के प्रकार को समझना आवश्यक होगा। और औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक या दूरस्थ शिक्षा, इन सभी पे हमको चर्चाएं करनी होंगी। और सामान्यतः जो प्रत्यक्षता है, विशिष्टता के दृष्टिकोण से शिक्षा को निम्नलिखित 3 भागों में ही बांटा जाता है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तो सबसे पहले औपचारिक पर चर्चा करेंगे, जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इसे रेगुलर एजुकेशन भी कहा जाता है। नियमित शिक्षा को ही औपचारिक शिक्षा कहा जाता है, जो किसी निर्धारित समय, स्थान और उद्देश्य से प्रारंभ होता है। इसकी एक परिभाषा जो है, निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा निश्चित लोगों को एक निश्चित उद्देश्य
के लिए दी गई एक निश्चित समय पर दी गई शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा। इसमें सब कुछ पहले से निश्चित है, आपको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारे कुछ पहले से निश्चित होते हैं। और इस प्रकार जो औपचारिक शिक्षा है वो विद्यालय की सीमा में बांध दी जाती है और इसके द्वारा चर्च, मदरसा, पुस्तकालय इत्यादि तमाम चीज़ें उनके द्वारा भी शिक्षा दी जाती है और ये संस्थाएं शिक्षा की संस्थाएं कहलाती हैं और ये छात्र को क्रिया करने का अवसर प्रदान करती हैं। इसमें नियमित शिक्षा होती है, पहली योजना बनाई जाती है, उद्देश्य पहले निर्धारित होते हैं, ये सब कुछ, और सामान्य तथा आदर्शात्मक होते हैं। सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक है। इस प्रकार से ये शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन की तैयारी है। वर्तमान बनाने के लिए भूतकाल से सीखते हुए और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन है। आपने देखा कि औपचारिक शिक्षा में सब कुछ पहले से निर्धारित है, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब कुछ पहले से निर्धारित। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में, अनौपचारिक शिक्षा उसे कहा जाता है जिसमें कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता है और जिसमें निश्चित समय, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, स्थान, इन सभी का अभाव होता है। ना तो विद्यालय, अनुशासन तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी से कुछ भी सीख सकता है। जहाँ औपचारिक शिक्षा में सीखने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलता है, जैसे आपने डीएलएड किया, एमबीबीएस किया, बीएड किया, बीए किया, तो ये तब तक नहीं मान्य है जब तक कि आपको एक निश्चित संस्था द्वारा प्रमाण पत्र न मिल जाए। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीखते हैं, इसमें कुछ भी स्थान, उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। और भारतीय विचारधारा के अनुसार तो व्यक्ति माँ के गर्भ से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। ऐसा कहा जाता है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के द्वार तोड़ना माँ के पेट से सीखा था। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान इसको अस्वीकार करता है। तो उसके बाद जन्म लेने के बाद माँ से, फिर पिता से, फिर भाई से, फिर परिवार से, वातावरण इत्यादि तथ्यों से सीखता है। और प्राथमिक शिक्षा के जो सार्वजनिकरण के उद्देश्य हैं, लक्ष्य की प्राप्ति अवधि में न होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अनौपचारिक शिक्षा का आरंभ किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वो समस्याओं और आवश्यकताओं से संबंधित होता है, तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं वैसे वैसे ही हम लोग सीखते जाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है कि ये कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है और इसमें कुछ भी पहले से निश्चित नहीं होता है। तो इसमें जो शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक होता है और समय के अनुसार होता है, कुछ भी पहले निश्चित नहीं होता है। इसका लक्ष्य भी विशिष्ट होता है और इसका जो उद्देश्य है भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि। जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी कारण से औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, वो सभी लोग अनौपचारिक शिक्षा ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के कारण सभी के लिए औपचारिक शिक्षा सुलभ नहीं है, तो उन सभी के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, क्योंकि परंपरागत शिक्षा कई बार उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। तो और इसके अतिरिक्त ऐसे निरक्षर छात्र जो 6 से 14 वर्ष के हैं लेकिन किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पाए हैं, प्रौढ़ शिक्षा इत्यादि, कृषक तथा मजदूरों के लिए भी अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। अब इसके बाद औपचारिक और अनौपचारिक अगर आप संबंध देखें तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अनौपचारिक शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा को सफल बना सकती है, जो बिना किसी महत्वपूर्ण नियोजन के निरंतर चलती रहती है। और इसके प्रमुख साधनों में परिवार, समाज, राज्य, देश, खेलकूद, संगीत, समाचार इत्यादि सब कुछ आ जाते हैं। अब तीसरा है दूरस्थ शिक्षा, जिसे डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है, पत्राचार या करेस्पॉन्डेंस कहा जाता है, मुक्त शिक्षा भी कहा जाता है, बाहरी अध्ययन, एक्सटर्नल स्टडी, होम स्टडी इत्यादि तमाम नामों से इनको कहा जाता है। और सैद्धांतिक रूप से दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसे परंपरागत जो अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है, जो औपचारिक शिक्षा के मानकों पर प्रश्न लगाते हुए विभिन्न मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसमें दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्या है? क्योंकि ऐसे तमाम व्यक्ति हैं
जो किसी कारण से अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए हैं, वो कहीं व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं और उसके साथ साथ पढ़ना भी चाहते हैं, तो उन सभी के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और परंपरागत शिक्षा अपने परंपरागत प्रारंभ रूप में सबके लिए उपलब्ध नहीं है, सबके लिए उपयोगी नहीं है, तो उन सभी के लिए भी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। इसमें ना तो औपचारिक शिक्षा जैसा कठोर बंधन होता है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा जैसा पूर्णतः स्वतंत्रता दोनों के मध्य में है, और कई बार इसमें प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। अब इसकी अगर सीमाएं देखें तो अध्यापक एवं विद्यार्थी के मध्य सीधा संपर्क नहीं हो पाता है और छात्र में नेतृत्व क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। इन बातों को छोड़ करके बाकी दूरस्थ शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। तो आज हम लोग जो चर्चा किए वो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी पर चर्चा किए। अगले क्लास में हम पुनः प्रारंभिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे और उसमें जो गुरुकुल शिक्षा है उस पर आगे चर्चा करेंगे। आप लोग फीडबैक दीजिएगा। धन्यवाद।